फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली स्टडी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। हमने गॉस का नियम आपको पढ़ा दिया है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ क्या होता है। ठीक है, तो आज इसको बताना है और इसके थ्रू हमारा फर्स्ट टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, मैं लिख रही हूँ फार्मूला। इसको प्रूव करने के लिए फार्मूला होता है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12th। ओके, तो चलिए अब हम इसका सबसे पहले आपको चित्र बनाकर दिखाते हैं और चित्र के माध्यम से हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं। मतलब लिखा क्या है, कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम अनंत लंबाई का एक समान आवेशी तार ले लेते हैं, सीधा तार ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब बनाकर दिखाती हूँ चित्र आपको। सबसे पहले अनंत लंबाई का सीधा तार आपको ले लेना है। सीधा तार एकदम होना चाहिए। ये अनंत लंबाई का है, आवेशित है, कहा जा रहा है आवेशित। ठीक है, कहा जा रहा है आवेशी सीधे तार का। तो आवेश इस पर उपस्थित होना चाहिए। अभी मैं आवेश भी दिखा रही हूँ और आवेश यहाँ पर हम मान लेते हैं प्लस प्लस प्लस, यानी ये आवेश है, नीचे भी है ऊपर भी है। ठीक है, और इसका अब हम चित्र पूरा अच्छे तरीके से बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं। ठीक है, और ये चित्र आपकी प्रैक्टिसिंग पर ज़्यादा डिपेंड करेगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा ये चित्र। ठीक है, तो अब मैं बना रही हूँ ये चित्र। अब हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया है और इसकी लंबाई हम ले लेते हैं L सेंटीमीटर पर मान लेते हैं ये है, और इसके बीच की दूरी R मान लेते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा खंड काट लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा खंड काट लेते हैं। मैंने आपको गॉस की प्रमेय बताया है कि कोई भी शेप का होना चाहिए, कोई भी शेप का होना चाहिए चित्र हमारा, बस वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए बस। और इस छोटे से खंड से हम मतलब बड़ा खंड प्राप्त करेंगे अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो हम जानते हैं कि जब हम छोटे से खंड से बड़े से खंड पर जाते हैं तब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम छोटा सा खंड इसका काट लेंगे। मान लेते हैं ये छोटा सा खंड हमने काट लिया है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है। क्या मान लेते हैं? कोई बिंदु P दिया गया है और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, एंड यहाँ पर हमें एक छोटा सा खंड है, क्षेत्रफल है, हमने काटा है छोटा सा क्षेत्रफल, इसलिए DA वेक्टर मान लिया है। और फिर उसके बाद हम इसके पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं और यहाँ पर भी हम ज्ञात कर देते हैं। एक छोटा सा खंड मैं यहाँ पर भी काटूंगी, यहाँ पर भी काट लेते हैं एक छोटा सा खंड, और ये खंड होगा हमारा DA वेक्टर और इसके लंबवत होगा हमारा E वेक्टर। ठीक है, हम जानते हैं कि ये इसके लंबवत होता है। ठीक है,
अब हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। ये चित्र आपको मतलब कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिसिंग पर डिपेंड करेगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ लिख लीजिए, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है, EDA होता है। जैसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम छोटे से खंड के लिए अगर हम गुजारते हैं, छोटे से खंड के लिए जब हम गुजारते हैं तो यहाँ डी फाई ई हो जाता है। डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर होता है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर AB कॉस थीटा। क्या होता है, AB कॉस थीटा। ये मैंने आपको बताया था कि AB कॉस थीटा होता है। तो यहाँ देखिए, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्म का बन रहा है। तब हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, EDA कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा का मान हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर EDA कॉस 0 डिग्री रखेंगे तो हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा EDA, ठीक है। अब ये क्या निकल कर आया, EDA, ठीक है। अब गॉसियन पृष्ठ के लिए अब हम निकाल रहे हैं, ये हमारा मिल गया, इसको यहीं पर रहने देते हैं। और अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि अब हमें गॉसियन पृष्ठ पर जाना है। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही आपको निकाल कर दिखाया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम गॉसियन पृष्ठ पर जाते हैं कि पूरा निकालेंगे। जैसे हमें ये डी फाई ई बराबर EDA पता हो गया। अब यहाँ डी फाई ई है और यहाँ DA है। अब D को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अब हम छोटे से पार्ट से धीरे धीरे बड़े पार्ट पर जाएंगे। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई ई इक्वल टू EDA आया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ क्लोज सर्किट, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ में बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर दिए और यहाँ पर हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन विथ क्लोज सर्किट डी फाई ई इक्वल टू फाई ई ही होता है। ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जिसके आगे डी लगा रहता है उसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन DA आ जाएगा और हमें पता है कि इंटीग्रेशन DA बराबर होता है 2 पाई RL, ठीक है, 2 पाई RL के बराबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बेलन बन रहा है, एक बेलन के आकार की आकृति बन रही है ना, तब उसी का यहाँ पर क्या है, ये क्या है, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ क्लोज सर्किट DA, ये क्या है, क्षेत्रफल है और वो बन क्या रहा है, बेलन बन रहा है। तो बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH होता है, लेकिन यहाँ पर L लंबाई दी गई है। क्या दी गई है, L लंबाई दी गई है, इसलिए यहाँ पर हमने L लिखा है, 2 पाई RL। सो नाउ अब हम क्या करते हैं कि ये 2 पाई RL ये क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला, इंटीग्रेशन विथ क्लोज सर्किट DA इक्वल टू 2 पाई RL, ठीक है। अब ये क्या है, फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख देते हैं। तब यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू आ जाएगा E डॉट, अब इतने का मान हमें क्या निकल कर आया है, 2 पाई RL। तो 2 पाई RL। आई होप कि आपको आराम से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमने अभी आपको बताया, क्या बताया कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला लिखा दिया है, आवेश का रेखीय घनत्व
लैम्डा बराबर क्यू बाई एल के इक्वल होता है, क्यू बाई एल के इक्वल होता है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फॉर्मूला, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। और यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूँ तब ये आ जाएगा लैम्डा एल। क्या आ जाएगा, लैम्डा एल आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा एक समीकरण बन गया है। ठीक है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट 2πRL, ये हमारा समीकरण 1 बन गया है। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, गॉस की प्रमेय, क्योंकि हम गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने गॉस की प्रमेय पढ़ा दिया है। और गॉस की प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर आप देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है। मैं यहाँ लिख रही हूँ गॉस की प्रमेय, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, सबको पता है। क्या होती है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही होती है। अब मैं क्या करती हूँ, ये क्यू का मान लैम्डा एल दिया गया है, यहाँ पर रख देती हूँ। तब यहाँ आ जाएगा फाई ई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख लो कि फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, देखिए हम गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें गॉस का नियम लगेगा। ठीक है, तो गॉस का नियम हमने बताया। और हम क्या पढ़ रहे हैं, अनंत लंबाई का। क्या पढ़ रहे हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए मैंने आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल बताया था। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूँ तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। और इस यहाँ पर मैंने गॉस की प्रमेय में फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इक्वल टू क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू का मान लैम्डा एल हमने रख दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी फाई ई है, फाई ई हमें यहाँ पर भी मिला था और फाई ई यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू 2πRL आया था, और यहाँ फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आया है। सो नाउ ये समीकरण 1 हमारा बन गया, समीकरण 2 बन गया। फाई ई यहाँ पर भी है, फाई ई यहाँ पर भी है। अब दोनों को हम मिला सकते हैं, यानी दोनों इक्वेशन को एक कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू फाई ई। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 व 2 फाई बराबर है। तब हम इस वाले पहले वाले फाई का मान कितना है, ई इंटू 2πRL। ठीक है, और दूसरे वाले फाई का मान लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, ई इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई है। जैसे हमने गॉस की प्रमेय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा था। ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही चीज़ पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ई इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करती हूँ तो ये आ जाएगा 1 में। ठीक है, क्योंकि ये इंटू में है और यहाँ आएगा अपॉन में आएगा 1/2πRL इंटू क्या दिया गया है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो कि यल से यल कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ई इक्वल टू 1/2π
हम जानते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट इधर है, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लो, इंटू लैम्डा यहाँ बचा हुआ है और यहाँ आर बचा हुआ है। ऐसे मतलब सही रूप में लिख लीजिए आप लोग। अब ये सही रूप में आपका आ गया है, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें अगर इसे थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं अभी लिख कर दिखा रही हूँ। और इसका एक मतलब सटीक रूप से अगर फॉर्मूला लिखना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें 2 से मैं क्या करती हूँ, गुणा कर देती हूँ। क्या करती हूँ, 2 से गुणा कर देती हूँ और तब हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंश व हर में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तब ये फॉर्मूला आ जाएगा E = 1 अंश में करूँ, पहले हर में करती हूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। और अंश में करूँगी तो 2 लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, ये सही रूप आपका मिल गया। और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, वेक्टर रूप में, ठीक है, अगर मैं इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहूँ तब ये वेक्टर रूप में आ जाएगा हमारा E वेक्टर = 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, और यहाँ से आ जाएगा R वेक्टर। ठीक है, R वेक्टर आ जाएगा। आई होप कि आपको पता हो गया। और इससे क्या हमें पता लग रहा है कि रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी R, ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, आई होप कि आपको गॉस की प्रमेय बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। हर एक स्टेप मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए मैं शुरू से आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ, इसमें हमें पढ़ना था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा = Q/L होता है। फिर उसके बाद आपको मैंने चित्र बताया। यहाँ पर छोटा छोटा खंड मैंने 2 काट के रखे हुए हैं और यहाँ पर यह लंबाई ली हुई है। और ये आपके प्रैक्टिसिंग पर डिपेंड करेगा, ये क्या आपकी प्रैक्टिसिंग पर डिपेंड करेगा चित्र। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैंने d, क्योंकि जब हम छोटा खंड ज्ञात करते हैं तब वहाँ पर हमें डी लगाना पड़ता है। ठीक है, छोटे खंड के लिए डी लगाते हैं। तो d = E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। और यहाँ पर फॉर्मूला भी बता दें कि AB cos थीटा आता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर = और cos 0 अंश का मान 1, और यहाँ d = EDA आ गया। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन किया मैंने, इंटीग्रेशन करके यहाँ पर इंटीग्रेशन विद क्लोज मैंने कहा था जिसके आगे डी लगा रहता है उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन DA = 2πRL होता है और यहाँ फाई = E × 2πRL, समीकरण 1 कर दिया। और मैंने यहाँ पर शुरू में आपको फार्मूला बताया था लैम्डा = Q/L, तो यहाँ से Q का मान निकाल लेते हैं, Q = λL आ जाएगा। और यहाँ फाई = Q/ε0, ये गॉस की प्रमेय होती है। Q का मान मैंने πL यहाँ पर रख लिया। फिर यहाँ पर भी फाई E, यहाँ पर भी फाई E, समीकरण 1 2 मैंने मान लिया। तो समीकरण 1 व 2 से फाई = फाई E, यानी पहले फाई का मान E × 2πRL होता है और दूसरे फाई का मान λL/ε0 होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है फॉर्मूला, इसका कोई यूज़ नहीं था लेकिन इसको याद रखिएगा। सो नाउ अब मैंने यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दिया तो यहाँ 1/2πRL आ गया, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई चीज़ इंटू में रहती है इधर आती है तो अपॉन में चली आती है। तो यहाँ λL/ε0 हो गया, यानी E = 1/2πε0 λL आ गया और यहाँ से LL कैंसिल आउट हो गया। सो नाउ और परफेक्ट फार्मूला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो अंश में किया तो 2 लैम्डा के साथ आ गया और हर में किया तो 2πε0 के साथ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 4πε0 2 λ/r आ गया। ओके, अगर मैं इसे वेक्टर रूप में लिखती हूँ तो E वेक्टर = 1/4πε0 2 λr डॉट r वेक्टर आ गया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वो r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सो थैंक यू।
हमें लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तब आप हमारे चैनल को और भी विस्तार बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं आपको एक एक स्टेप और रोज़ एक एक टॉपिक समझाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।